नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी विद्या भवन महिला कॉलेज सिवान से। छात्रों, आज हम शेरशाह के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर सवाल आता है कि शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख करें। तो आइए इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानते हैं। शेरशाह, जैसा हम लोग जानते हैं, 1540 ईस्वी में अपने शासन पे आया था, गद्दी पे बैठा था और उनका जो शासन था मात्र 5 वर्षों का था। 1540 से 1545 ईस्वी तक उनका शासन रहा था। महज 5 वर्ष के ही शासन में उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुधार किए थे और उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी काफ़ी अच्छी थी। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उनके ही प्रशासनिक व्यवस्था को आगामी कई शासकों ने भी अपनाया। उनके प्रशासन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, उनकी अर्थव्यवस्था, न्याय एवं गुप्तचर व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, इमारत या भवन निर्माण, सड़क सराय निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग बारी बारी से एक एक करके उनके प्रशासन के बारे में विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ते हैं। केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन का जो प्रधान होता था वह सुल्तान कहलाता था। यह सुल्तान जो शब्द है वो पहले भी दिल्ली सल्तनत में भी प्रयोग में लाया जा रहा था। तो उस समय भी सुल्तान ही राजा को कहा जाता था, शासक को सुल्तान ही कहा जाता था। वह शक्ति का केंद्र बिंदु था और शासक अथवा सुल्तान ही जो है वो अपने शासन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। जो भी फैसले होते थे उन्हीं के माध्यम से लिए जाते थे और उनके इर्द गिर्द ही शासन घूमती थी और उनके हाथों में सारी शक्ति केंद्रित रहती थी। अब आइए केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत राजा के अलावा और कौन कौन से होते थे, कौन कौन से विभाग होते थे। मंत्रिमंडल होता था जिनकी मदद से शासक जो है अथवा सुल्तान जो है शासन चलाता था। तो राजा की मदद के लिए दीवाने वजारात विभाग थे। यह विभाग लगान एवं राजस्व का विभाग था और भूमि से होने वाली जो आय होती थी उनका आय व्यय रखना, लेखा जोखा रखना इस विभाग का काम था, दीवाने वजारत विभाग का। यद्यपि यह विभाग जो था किसी मंत्री के अधीन होते थे, लेकिन जो सर्वोच्च जो निर्णय होता था वो राजा अथवा सुल्तान के ही हाथों में होता था। दूसरा जो महत्वपूर्ण विभाग था वह दीवाने आरीज था। यह सेना से जुड़ा हुआ विभाग था। सेना से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण मामलों जैसे भर्ती, सेना की देखरेख इत्यादि सभी इसी विभाग के जिम्मे होता था। और जैसा आप जानते हैं कि उस समय युद्ध साम्राज्य विस्तार के लिए भी और अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण था। इसीलिए सेना का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। इसलिए इस कारण से दीवाने आरीज जो विभाग था यह काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग था। सुल्तान सेना में जो है इस विभाग का सबसे प्रमुख होता था, वह सबसे बड़ा सेनापति होता था। अब आइए दीवाने आरीज के बाद दूसरे विभाग के बारे में जानते हैं। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण विभाग था वह दीवाने रसातल विभाग था। दीवाने रसातल विभाग जो था वह विदेशी मामलों से जुड़ा हुआ विभाग था कि इस देश के साथ कैसा संबंध रखना है, वहाँ पत्राचार करना है। इसके लिए विशेष रूप से इस विभाग का निर्माण करवाया गया था जिसे दीवाने रसातल कहा जाता था। अब अगला जो महत्वपूर्ण विभाग था केंद्रीय प्रशासन के अधीन वो दीवाने इंसा का विभाग था। दीवाने इंसा यह जो विभाग था वह पत्र व्यवहार, पत्राचार से जुड़ा हुआ था। एक जगह से दूसरे जगह, एक विभाग से दूसरे विभाग में जो
पत्राचार किया जाता था। इसके अलावा राजा जो आदेश दिया करते थे उसको भी पत्र के माध्यम से जगह जगह प्रेषित किया जाता था। तो इस प्रकार से दीवान ए इंसा जो विभाग था वो पत्र एवं पत्राचार से जुड़ा हुआ था और यह एक काफ़ी ही महत्वपूर्ण विभाग था। इसके अलावा जो अगला विभाग था उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अगला विभाग जो था ये 4 विभाग थे केंद्रीय प्रशासन के अधीन। दीवाने वजारत जो लगान एवं भू राजस्व, और उसके बाद दीवाने आरिज जो सेना से संबंधित विभाग, दीवाने रसातल जो विदेशी मामलों के विभाग, और दीवाने इंसा जो पत्र एवं पत्राचार से जुड़ा हुआ विभाग। इसके अलावे 2 और महत्वपूर्ण विभाग थे। ये विभाग थे दीवाने काजा। दीवाने काजा जो थे ये काजी के अधीन होते थे। काजी जो थे वो न्यायाधीश होते थे और न्याय व्यवस्था इनके द्वारा संचालित की जाती थी। यद्यपि न्याय व्यवस्था जो थी वह न्याय व्यवस्था का सबसे बड़ा जो न्यायाधीश होता था वह राजा अथवा सुल्तान खुद होता था। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण विभाग था वह दीवाने वरीद था। दीवाने वरीद विभाग यह गुप्तचर मामलों का विभाग था। अलग अलग सूचनाएं राजा को सुल्तान को पहुंचाना इनका काम होता था। और ये जो विभाग था दीवाने वरीद यानी गुप्तचर विभाग काफ़ी महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि इससे राजा को कहाँ पे कोई विद्रोह होना है, कैसे किस मामले को किस भाग में किस प्रकार की गतिविधि उनके साम्राज्य में चल रहा है, इस प्रकार की गुप्त जानकारी राजा को ससमय इस विभाग के द्वारा मिलती थी और इसके आधार पर वो अग्रगामी निर्णय लेकर अपने साम्राज्य की मजबूती के लिए निर्णय लेता था। इस प्रकार ये दीवाने वरीद जो गुप्तचर विभाग था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसके अलावा अब हमने केंद्रीय प्रशासन के अधीन इन बातों को देखा। अब हम लोग आइए देखते हैं प्रांतीय प्रशासन के बारे में। प्रांतीय प्रशासन मतलब जो केंद्रीय साम्राज्य था उसी के अधीन प्रांतीय शासन होता था, और प्रांत मतलब सूबा। तो पूरा जो साम्राज्य था वह शेरशाह का जो साम्राज्य था, साम्राज्य प्रांत को सूबा भी कहा जाता था या उसे इक्ता भी कहा जाता था। यानी साम्राज्य प्रांत या सूबा या इक्ता में बटा हुआ था। और इक्ता प्रांत सूबा या इक्ता जो था वो सरकार में बटा हुआ था, और सरकार जो था वह जिला लेवल का ये होता था, और उसके सरकार जो होते थे वो परगना में बटा हुआ था। परगना जो होता था वो ब्लॉक स्तर का होता था, और परगना भी विभक्त था गांव में। गांव जो छोटी सबसे इकाई होती थी। तो आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं इसके बारे में एक एक करके हम लोग। तो सरकार जो था वो जिला के समान था, वर्तमान जिला के समान था। सरकार में 2 प्रकार के अधिकारी होते थे। एक जो पहला अधिकारी होता था सिकदार ए सिकदारा पहला जो अधिकारी होता था इसमें प्रांतीय शासक के अधीन जो राज्य स्तर पर होता था, सरकार के अधीन होता था, वह था सिकदार ए सिकदारा। ये सैनिक अधिकारी होते थे और सेना से जुड़े हुए ये मामलों को देखते थे। अब जो दूसरा विभाग जो था वह मुंशी ए मुंसिफा विभाग था। जिले स्तर का यह भी विभाग था, और एक अधिकारी होते थे जो न्याय मामलों को देखते थे, और ये दीवानी फौजदारी इत्यादि सभी प्रकार के न्यायिक मामलों को देखते थे। तो इस प्रकार से सरकार के स्तर पर जो है सिकदार ए सिकदारा और मुंसिफ ए मुंसिफा 2 प्रकार के ये अधिकारी इस प्रकार से होते थे। इसके अलावा अब आइए सरकार जो जिला स्तर का था उसके अधीन जो होते थे वो परगना होते थे। परगना जो वर्तमान के ब्लॉक स्तर का होता है और के स्तर का है। तो परगना जो है, परगना में भी जो है सिकदार होता था। सिकदार जो यानी सेना के मामलों को देखता था, और यहाँ पर जो दूसरा अधिकारी होता था वो मुंसिफ होता था जो न्याय से जुड़ा हुआ अधिकारी होता था। तो ब्लॉक लेवल पर भी ये सिकदार सेना से जुड़ा हुआ मामला,
सेना से जुड़े हुए काम को देखने वाला और मुंसिफ न्याय से जुड़े हुए काम को देखने वाला अधिकारी होता था। इसके बाद जो तीसरा होता था परगना लेवल पर यानी ब्लॉक लेवल पर, वो फौतदार होता था। खजांची या लेखा जोखा रखने वाले को फौतदार कहा जाता था। इसके अलावा 2 क्लर्क भी होते थे जो पूरे डाटा को जमा करते थे और जिसे राजा के पास या शासक या सुल्तान के पास भेजा जाता था। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये परगना का शासन इस प्रकार से इन अधिकारियों की मदद से होता था। अब आइए, जो छोटी इकाई जो शासन की थी वो गांव थी, और गांव का जो मुखिया या पटवारी होता था वह इस शासन के प्रति जिम्मेवार होता था, और जो भी वह गलत कार्य करता था उसके लिए उन्हें दंड की सज़ा का भी प्रावधान होता था। तो इस प्रकार गांव जो है सबसे छोटी इकाई थी जिसके माध्यम से शासन का कार्य होता था। अब हम लोग आइए प्रांतीय प्रशासन के बारे में इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो साम्राज्य है प्रांत, सूबा या एकता में विभाजित था, और ये प्रांत, सूबा या एकता सरकार पुनः परगना और परगना पुनः गांव में किस प्रकार से विभाजित थे और किस प्रकार से इनका शासन का कार्य चलता था। अब आइए हम लोग देखते हैं, ये केंद्रीय प्रशासन भी हम लोगों ने देख लिया और प्रांतीय प्रशासन भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आइए देखते हैं जो महत्वपूर्ण इनका ये शासन का अंग था वो अर्थव्यवस्था का, किस प्रकार की शेरशाह के अंदर अर्थव्यवस्था थी। तो शेरशाह जो के अंतर्गत जो है सल्तनत काल से जो चली आ रही थी व्यवस्था जो आ रही थी उसी को अपनाया गया था इनके समय में भी। आइए अर्थव्यवस्था के पहले हम लोग देखते हैं भूमि कर। तो भूमि कर जो था यह सबसे मुख्य आय का स्रोत था। इसके अलावा भी कई और अन्य स्रोत आय के जो हैं कई और अन्य स्रोत थे जिससे जो है राजा का या शासक का खजाना भरता था। तो ये महत्वपूर्ण जो और भी जो ये कर थे वो व्यापार कर थे, टकसाल था, युद्ध में लूटा हुआ धन था, और इसके अलावा जजिया कर एवं उपहार कर। इस प्रकार से भूमि के अलावा ये सब भी कर थे जिनसे राजा को इनकम होता था, आय होती थी और शासन का कार्य चलता था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो था आय का जो स्रोत था वह था भूमि कर। भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण ये आय का स्रोत था, और भूमि कर जो है वो अनाज और सिक्कों यानी रुपयों में लिया जाता था। तो अनाज के रूप में ये भूमि कर उन्हीं को अनाजों को लिया जाता था जो अनाज लंबे समय तक टिक सकते थे, जो खराब नहीं होते थे, और जो खराब होने वाले अनाज थे उनके बदले में सिक्के लिए जाते थे। तो इस प्रकार से भूमि कर लिया जाता था, अनाज और सिक्कों दोनों के रूप में लिया जाता था। इसके अलावा आइए हम लोग देखते हैं भूमि कर कितना लगता था। तो उस समय जो भूमि कर की व्यवस्था थी वह 1/3 भाग लिया जाता था। ऐसे कुछ इतिहासकार 1/2 भाग भी कहते हैं, लेकिन अधिकांशतः इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि उस समय जो है 1/3 भाग ही भूमि कर लिया जाता था। अब भूमि व्यवस्था के तहत हम लोग देखते हैं कि उनके शासनकाल में, शेरशाह के शासनकाल में एक पट्टा व्यवस्था कायम की गई थी। पट्टा व्यवस्था, किसानों को पट्टे पर भूमि दी जाती थी। इस प्रकार से भूमि जो होती थी वह सरकारी होती थी और किसानी को पट्टे पर दी जाती थी, और किसान को जो है कबूलनामा करना पड़ता था, मतलब स्वीकार करना पड़ता था। और जिसको स्वीकार कबूलनामा को जिसको कबूलियत कहा जाता था, अर्थात उन्हें कबूलना पड़ता था, उन्हें स्वीकार करना पड़ता था कि जो निश्चित जो लगान की दर है उसे वो ससमय चुकाएंगे। इसीलिए इसमें इस व्यवस्था को कबूलनामा अथवा कबूलियत व्यवस्था भी कहा जाता है। और ये जो पट्टे पर भूमि दी जाती थी उनको, उसका एक निश्चित लगान वो ससमय किसान जो है राजा को दिया करते थे। अब हम लोग देखते हैं इनके भूमि व्यवस्था के तहत ही भूमि के नाप की व्यवस्था।
शेरशाह ने भूमि का लगान अच्छे तरीके से आए, इसके लिए उन्होंने भूमि की नाप की व्यवस्था करवाई थी। और भूमि की नाप की व्यवस्था के लिए उन्होंने एक नया प्रयोग किया था। पहला व्यवस्था जो भूमि नाप की थी वह सिकंदरी ए गज कहलाता था, सिकंदरी गज कहलाता था। पहला जो नाप का व्यवस्था था उसे सिकंदरी गज कहा जाता था। और दूसरा जो नाप का व्यवस्था था जिसे भूमि नाप के लिए अपनाया गया था उसे सन ए डंडी कहा जाता था, जो 31 अंगुल या 32 इंच का होता था। और इसी से भूमि माप कर लगान तय की जाती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सिकंदरी गज और सन ए डंडी से दोनों से भूमि की नाप उस समय शेरशाह ने भूमि की पैमाइश करवाई थी और इसके आधार पर उन्होंने लगान को तय किया था। अब आइए हम लोग इसके अर्थव्यवस्था के तहत सिक्कों को देखते हैं। तो शेरशाह ने जो है उस समय घिसे पीटे जो सिक्के चल रहे थे उनको समाप्त कर वो नए प्रकार का रुपया चलाया था। उनका पहला जो था वह चांदी का सिक्का था या रुपया था, जो 180 ग्रेन का होता था और 1 रुपये के बराबर यह माना जाता था। यह जो है महत्वपूर्ण रुपया जो है शेरशाह के द्वारा ही चलाया गया था। और इनका जो दूसरा जो वह सिक्का था वह दाम कहलाता था, जो तांबे का बना हुआ था और यह 380 ग्रेन का था। तो इस प्रकार से सिक्के के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि 2 प्रकार का सिक्का इनके समय में था। चांदी का सिक्का जो 180 ग्रेन और 1 रुपया के बराबर ये था, और दाम जो तांबा का और 380 ग्रेन का ये होता था। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था के बाद इनकी न्याय व्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो न्याय व्यवस्था, शेरशाह जो है अथवा सुल्तान जो है सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था और शेरशाह के बारे में कहा जाता है कि वो न्यायप्रिय शासक था। उनके शासन में कठोर दंड व्यवस्था की गई थी और उनकी दंड व्यवस्था ऐसे थी जो कि जैसे कहा जाता था कि मांस काट लिया जाता था या एक हाथ के बदले दूसरे हाथ, इस तरह का विधान उनके समय में थी। यानी यूँ कहा जाए कि दंड व्यवस्था जो शेरशाह के समय में थी काफ़ी कठोर थी। और शासक जो है अथवा सुल्तान जो है वो सबसे बड़ा जो है न्यायाधीश होता था। इसके अलावा शासक अथवा सुल्तान के अलावा और भी कई अधिकारी थे जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही जान चुके हैं। उनका नाम था मुंसिफा। ये भी जो है सरकार स्तर पर होता था, यानी जिला स्तर पर होता था। मुंसिफा जो कि न्याय का काम करता था। इसके अलावा दीवान ए काजा, जिसके अंतर्गत काजी होते थे और ये भी न्याय का कार्य देखते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शेरशाह के शासनकाल में न्याय व्यवस्था जो थी वो उत्तम थी और उस समय कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी। राजा और वो अपने अधिकारियों की मदद से न्याय की व्यवस्था को कायम रखे हुए थे। इसके अलावा अगला जो उनका प्रशासन का हिस्सा था वह गुप्तचर व्यवस्था था। गुप्तचर व्यवस्था के माध्यम से विभिन्न जो सूचनाएं हैं वो एकत्र की जाती थी और एकत्र सूचनाएं जो है राजा एवं अन्य अधिकारियों को पहुंचाई जाती थी। और गुप्तचर व्यवस्था यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था था, क्योंकि किस भाग में विद्रोह होना है या किस प्रकार की कोई घटना घटित होने वाली है, यह सारी सूचनाएं राजा को, सुल्तान को ससमय पहुंचते रहती थी इस गुप्तचर व्यवस्था से। और इस संदर्भ में सुल्तान जो है कदम उठाते हुए अपने साम्राज्य के हित के लिए कदम उठाता था। गुप्तचर व्यवस्था के बाद हम लोग जानते हैं उनके प्रशासन का सबसे जो महत्वपूर्ण व्यवस्था था वो सैनिक व्यवस्था था। सैनिक व्यवस्था शेरशाह के सैनिक व्यवस्था के तहत घुड़सवार, पैदल, हाथी, तोपखाना, ये 4 प्रमुख विभाग अंग थे उनके सैनिक के। घुड़सवार, पैदल, हाथी और तोपखाना। तो तोपखाना जो थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण उनका विभाग था और
कई युद्ध जो है वो तोपखाना के बदौलत शेरशाह ने जीता था। दूसरा घुड़सवार, तो घुड़सवार भी बड़ी मात्रा में उनके सेना में थे, शेरशाह के सेना में। और उनके सेना में जो थे अफगान घुड़सवार बहुत ज़्यादा थे और काफ़ी योग्य थे वो। और उन्हीं के दम पर, उन्हीं घुड़सवार सेना के दम पर उन्होंने कई युद्धों को और किलों को जीता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उनके सैनिक व्यवस्था में जो है घुड़सवार और तोपखाना जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। अब आइए हम देखते हैं कि शेरशाह ने सैनिक व्यवस्था में क्या कुछ सुधार किया था। तो सैनिक व्यवस्था में शेरशाह ने कुछ सुधार भी किए थे। जैसे पहला सुधार जो है उनका नगद वेतन, सैनिकों को उन्होंने नगद वेतन देने का प्रचलन की शुरुआत की थी। इसके अलावा उन्होंने जो है दूसरा व्यवस्था जो किया था वो दाग प्रथा। दाग प्रथा मतलब घोड़ों को दागने की प्रथा, यानी उच्च नस्ल के घोड़ों को दागा जाता था, चिन्हित किया जाता था। और तीसरा जो था उनका सेना के संबंध में जो सुधार था वह हुलिया रखने की व्यवस्था। हुलिया मतलब होता है चेहरा या रूपरेखा। तो उस समय सैनिकों का क्या हुलिया है, क्या कद है, क्या लंबाई है, किस प्रकार चेहरा मोहरा है इत्यादि जो है विस्तार पूर्वक लिखित रखा जाता था, ताकि उसकी अदला बदली ना हो सके और उसका रिकॉर्ड रहे। तो इस प्रकार से हुलिया व्यवस्था भी रखने की व्यवस्था उस समय की शुरुआत शेरशाह ने की थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो शेरशाह के समय ये व्यवस्था जो सैनिक व्यवस्था थी वह कई इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि शेरशाह ने जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय जो प्रचलित परंपराएं थी, पद्धति थी, उन्हीं को पुनर्जीवित कर दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से सेना में शेरशाह ने कुछ नए प्रयोग किए थे। और सेना को चलाने के लिए जो विभाग था वह दीवाने आरिज विभाग था, जिसके बारे में पहले भी हम जान चुके हैं। तो दीवाने आरिज विभाग जो सेना के पदोन्नति, नियुक्ति, रख रखाव इत्यादि कार्यों को देखता था। और इन विभाग को जो है सुल्तान स्वयं उसका निरीक्षण करते थे, ताकि सेना को मजबूती के साथ बनाए रखा जा सके। क्योंकि उस समय सेना के ही बल पर युद्ध लड़े जाते थे और साम्राज्य स्थापित किए जाते थे। इसलिए राजा जो है दीवाने आरिज विभाग की देखरेख अथवा निरीक्षण खुद करता था, स्वयं करता था। और इस विभाग पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था, क्योंकि इसी विभाग के दम पर युद्ध भी लड़े जाते थे और साम्राज्य भी स्थापित किए जाते थे, अथवा साम्राज्य को भी बनाए रखा जाता था। अब आइए हम लोग देखते हैं इनके प्रशासन के तहत हमने अभी देखा सैनिक व्यवस्था के बारे में। सैनिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं, देखने के बाद हम लोग इनके शहर एवं इमारतें के बारे में जानते हैं। तो शेरशाह ने जो है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर एक गढ़ का निर्माण किया था। जो उनका गढ़ है उसका नाम है रोहतासगढ़। रोहतास, जैसा छात्रों आप जानते होंगे, ये बिहार में ही है और यह सासाराम के पास है। तो ये रोहतासगढ़ या किला का निर्माण जो है वो शेरशाह ने करवाया था। इसके अलावा कन्नौज नगर जो उजाड़ा गया था, उसके स्थान पर भी उन्होंने शेरसूर नामक जो है नगर बसाया था। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद एक जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, जो कि आज के समय से जुड़ा हुआ है, वह है पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा जो प्राचीन जो है वो राजधानी थी। तो पाटलिपुत्रा जो शहर था, प्राचीन शहर था, उसके जगह पर उन्होंने नया शहर पटना नामक शहर की स्थापना शेरशाह ने ही की थी। इसके अलावा फिर उन्होंने एक महत्वपूर्ण जो है अपना मकबरा भी बनाया था। वो अपने जीवित रहते ही अपना मकबरा स्वयं बनाया था। यह मकबरा उनका जो है प्रसिद्ध कलाकृति के लिए माना जाता है।
यह अष्टभुजीय है और कला के दृष्टिकोण से काफ़ी ये जो है महत्वपूर्ण है उनका मकबरा। तो शेर शाह का जो मकबरा है वह सासाराम में बनाया गया है और यह जो है झील के बीच में बीचों बीच में यह जो मकबरा है बनाया गया है सासाराम में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कई शहर एवं इमारतें उनके द्वारा बनाया जाता है, जिसमें रोहतासगढ़, कन्नौज के नगर के पास शेर शूर नामक नगर, पाटलिपुत्रा के स्थान पर पटना की स्थापना एवं सासाराम में झील के बीच में स्वयं का मकबरा उनका, यानी शेर शाह खुद अपना मकबरा जीवित रहते ही बनवाया था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और उनका निर्माण था जो किले ए कुन्हा था, जो कि दिल्ली के पास बनाया गया था। इसके अलावा हम लोग अब देखते हैं इमारतें और निर्माण के बाद सड़क एवं सराएं। तो सबसे पहले हम सड़क के बारे में जानेंगे। सड़कों, उस समय जितने भी सड़क थे, शेर शाह के समय जितने भी सड़क थे, उन सारी सड़कों का लगभग उन्होंने मरम्मत करवाई थी शेर शाह ने, और उन्होंने एक बड़े ही अति महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण करवाया था जो कि जीटी यानी ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से विख्यात हुआ। और यह जो रोड है आज के वर्तमान NH1 और NH2 को मिलाकर बनाई गई थी। जो वर्तमान में NH1 और NH2 है उसी को मिलाकर वो उस समय का बना हुआ था, वो जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाता था। और यह जो रोड था पश्चिम बंगाल से लेकर पाकिस्तान के क्षेत्र तक ये लंबा सड़क बना हुआ था। और यह जो सड़क था ग्रैंड ट्रंक रोड काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क था। इससे सेना के आवागमन और व्यापार के लिए, दोनों कार्यों के लिए इस सड़क का ये जो है उपयोग किया जाता था। और इसके अलावा सड़क के अलावा उनका जो एक महत्वपूर्ण और निर्माण था वह सराएं थी। यात्री की सुविधा के लिए उन्होंने, शेर शाह ने, दो कोच पर कई सरायों का निर्माण करवाया था, ताकि लोगों के ठहरने, रहने, खाने, यात्रा के दौरान इन सारी सुविधा उन्हें मिल सके, यात्रियों को मिल सके। इसके लिए उन्होंने दो कोच पर सराय का निर्माण कराया था। कहा जाता है कि शेर शाह के द्वारा 1700 सरायों का निर्माण करवाया गया था। अब इसके अलावा सराय के अलावा डाक व्यवस्था भी उनकी काफ़ी उत्तम थी। और सराएं जो थी वो डाक व्यवस्था में मददगार साबित होती थी, क्योंकि डाकिया जो थे घुड़सवार की मदद से, मतलब वो डाक ढोया जाता था, ले जाया जाता था गंतव्य स्थान पर। और सराएं जो होती थी वहाँ पर जो सुविधा अनुसार से ये जो डाकिया है, डाक व्यवस्था के लोग जो हैं घुड़सवार, वो रुकते भी थे, आराम भी करते थे, पानी भोजन वहाँ पर करते थे। तो इस प्रकार से उनकी जो डाक व्यवस्था में थी, सराएं का भी महत्वपूर्ण योगदान था। और घुड़सवार की नियुक्ति की गई थी डाकिया ले जाने के लिए, और जो कि आज की स्पीड पोस्ट की तरह वो सूचना या पत्रों को विभिन्न स्थानों पर पहुंचाते थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से शेर शाह के अंतर्गत केंद्रीय शासन की व्यवस्था थी, और केंद्रीय शासन व्यवस्था में राजा खुद महत्वपूर्ण होता था। उसके अलावा 4 अलग महत्वपूर्ण विभाग थे: दीवाने वजारत, लगान एवं राजस्व का; दीवाने आरईज, सेना से संबंधित विभाग; दीवाने रसातल, विदेशी विभाग के मामले के विभाग; दीवाने हिंसा, पत्र और पत्राचार के विभाग। इसके अलावा 2 दीवाने काजा यानी न्याय का व्यवस्था, और दीवाने वरीद यानी गुप्तचर व्यवस्था के मामले के विभाग। ये केंद्रीय स्तर पर थे। इसके अलावा प्रांतीय स्तर पर जो थे वो साम्राज्य, प्रांत, सूबा या एकता में बटा हुआ था। उसके अंतर्गत सरकार होता था। तो सरकार जो था वो प्रांतीय जो विभाग थे उसके अंतर्गत आते थे। और ये सरकार जो जिला के स्तर का, आज के जिला के समान था, उसके वह सरकार जो है वो परगना अर्थात आज के ब्लॉक
के लेवल का माना जा सकता है। तो परगना में विभाजित था सरकार, और वो परगना भी जो है गांव में विभाजित था। इसके अलावा हमने शेरशाह के अर्थव्यवस्था के बारे में देखा, किस प्रकार से उनकी अर्थव्यवस्था जो थी भूमि कर, इसके अलावा व्यापार कर, युद्ध में लूटे धन, जजिया कर इत्यादि पर चलाए जाते थे। इसके अलावा उनके समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा जो पट्टा व्यवस्था के नाम से जाना जाता था, जिसमें कबूलनामा लिया जाता था, जिसे कबूलियत कहा जाता था। और इस प्रकार से ये पट्टा व्यवस्था के तहत भी राज्य को जो है बड़ी आमदनी होती थी। इसके अलावा भूमि माप करवाई गई थी, जो उनके द्वारा प्रयोग इसमें लाया गया था सिकंदरी गज, एवं दूसरा जो था वो सन ए डंडी। और शेरशाह के समय महत्वपूर्ण जो चलाया गया था, सिक्के चलाए गए थे, उसको रुपया कहा जाता था, जो चांदी के 180 ग्रेन का, और दाम जो तांबे का 380 ग्रेन का था। इसके अलावा उनके न्याय व्यवस्था जो काफ़ी अच्छी थी, न्यायप्रिय शासक थे शेरशाह, और ये कठोर दंड व्यवस्था उस समय थी। इसके अलावा हमने गुप्तचर व्यवस्था को देखा कि जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी, और उनके समय एक अच्छी गुप्तचर व्यवस्था अपनाई गई थी। इसके अलावा सैनिक व्यवस्था के तहत घुड़सवार, पैदल, हाथी और तोपखाना इत्यादि भी उनके समय महत्वपूर्ण थे, जिसके मदद से वो युद्ध लड़ते थे एवं साम्राज्य को बचाए रखते थे। इसके अलावा कई शहरें एवं इमारतों का भी निर्माण करवाया गया था, जिसके तहत हमने रोहतासगढ़, सूरनगर जो कन्नौज के पास बसाया गया था, पाटलिपुत्रा की जगह पर पटना शहर की स्थापना, एवं सासाराम में उन्होंने स्वयं का मकबरा बनाया था। और इसके अलावा हमने देखा कि किस प्रकार से सड़कों का उस समय जाल बिछाया गया था, ग्रेन ट्रंक महत्वपूर्ण रूट बनाया गया था, और इसके अलावा जगह जगह सराएं बनाई गई थी। लगभग 1700 सराएं उस समय बनी हुई थी, और उनके अधीन डाक व्यवस्था भी काफ़ी उत्तम थी।